हेलो, आप कैसे हैं हमारे व्यूअर्स? खुशामदीद द थिंकिंग शेल्फ यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम किताबों को पेश करते हैं। तो आज की किताब का आगाज़ करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं युवाल नोहा हरारी की काफ़ी मशहूर किताब होमो सेपियंस पर। यह किताब देखती है कि पिछले तकरीबन 1 लाख साल में मालूमात ने इंसानी तहजीब को कैसे बदला है और आज हम कहाँ खड़े हैं। माहौलियाती बहरान, गलत मालूमात का ये जो सैलाब है और ज़ाहिर है मसनूई ज़हानत यानी AI का उभरना। बिल्कुल। और किताब एक बहुत ही आप कहें बुनियादी सवाल उठाती है कि अगर इंसान इतना ज़हीन है तो हम अक्सर ऐसे काम क्यों करते हैं जो हमारे अपने लिए ही नुकसानदेह हैं। हरारी इसमें मालूमात, ताकत, सच्चाई और वो जो कहानियां खुद को सुनाते हैं ना, उनके बड़ी पेचीदा से रिश्ते को खंगालती हैं। तो आइए इस दिलचस्प मौजू को ज़रा खोलते हैं। किताब का एक मरकज़ी ख्याल मेरे ख्याल में यह है कि मालूमात सिर्फ सच्चाई जानने के बारे में नहीं है, बल्कि ये लोगों को जोड़ने यानी कनेक्शन बनाने के बारे में ज़्यादा है। हरारी कहते हैं कि इंसान की ख़ास बात सिर्फ अक़ल नहीं, बल्कि ये सलाहियत है कि वो बड़ी तादाद में लचकदार तरीके से मिलजुल कर काम कर सकता है। हाँ, और यहाँ एक बड़ी दिलचस्प तफरीक वो करती हैं कहानियों यानी स्टोरीज और दस्तावेजात यानी डॉक्यूमेंट्स के दरमियान। कहानियाँ जैसे आपके मजहबी अकायद हो गए, कौमी नज़रियात या वो मुश्तरका अफसाने जो होते हैं, वो लाखों लोगों को जोड़ सकती हैं जो एक दूसरे को जानते तक नहीं। जैसे आप सोचें कदीम मज़ाहिब ने कैसे काम किया, लेकिन सिर्फ कहानियों से ना आप अमली काम जैसे टैक्स इकट्ठा करना वो नहीं कर सकते। सही कहा, बिल्कुल। वहाँ फिर दस्तावेजात काम आते हैं, यानी लिखे हुए रिकॉर्ड्स, फहरिस्तें, इस तरह की चीज़ें। ज़रा कदीम मेसोपोटामिया की वो मिट्टी की तख्तियों के बारे में सोचें ना, उनसे ही तो पेचीदा निज़ाम, हुकूमतें और ब्यूरोक्रेसी मुमकिन हुई। लेकिन फिर यही ब्यूरोक्रेसी बाज़ औक़ात सच्चाई को अपने रिकॉर्ड्स में फिट करने के लिए थोड़ा तोड़ मरोड़ भी सकती है ना? और ये हमें इस ख्याल की तरफ लाता है जिसे हरारी गलती ना करने का ख्वाब कहती हैं, फैंटेसी ऑफ इनफैलिबिलिटी। कुछ निज़ाम जैसे मज़ाहिब, उन्होंने कोशिश की कि मुक़द्दस किताबों के ज़रिए ऐसी सच्चाई पेश करें जो इंसानी गलती से पाक हो। लेकिन फिर इन किताबों की तशरीह में, मतलब इंटरप्रिटेशन में, इंसानी अंसर वापस आ गया। दूसरी तरफ साइंस है जो गलती को नागुज़ीर मानती है, वो इसे तस्लीम करती है और फिर इसे ठीक करने के तरीके बनाती है। जैसे अब देखें मेडिकल साइंस में बीमारियों की दर्जाबंदी का निज़ाम है DSM, वो वक्त के साथ साथ बेहतर होता रहा है। ये वाकई बहुत दिलचस्प है, ख़ास तौर पर जब हम आज की टेक्नोलॉजी को देखते हैं। हरारी कहते हैं कि कंप्यूटर या AI ये सिर्फ प्रिंटिंग प्रेस की तरह नहीं है कि बस मालूमात फैला दें। नहीं, ये खुद फैसले कर सकते हैं, नए ख्यालात, नई चीज़ें बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर सोशल मीडिया एल्गोरिदम को ही ले लें। वो सिर्फ खबरें नहीं दिखा रहे होते, वो हमारी सोच, हमारे माशरे पर फ़ौल तौर पर असरअंदाज हो रहे हैं, बाज़ औक़ात नफ़रत और तकसीम फैलाकर। वो म्यांमार में फेसबुक वाला मामला सामने आया था ना? बिल्कुल। और ये चीज़ निगरानी यानी सर्वेलेंस के बड़े मसले से जाकर जुड़ती है। पहले ज़माने में हुकूमतों की जो निगरानी की सलाहियत थी वो महदूद थी, इंसानों पर मुनासिर थी। आज डिजिटल निगरानी तो मुस्तकिल है, हर वक्त जारी रह सकती है। यहाँ तक कि शायद हमारे जिस्म के अंदरूनी हालात की भी निगरानी मुमकिन हो जाए। इससे तो प्राइवेसी का सारा तसव्वुर ही बदल रहा है। लेकिन ये जो ताकतवर नेटवर्क्स हैं, चाहे वो हुकूमती निगरानी के हों या सोशल मीडिया के, ये अक्सर गलत भी तो हो सकते हैं। मुझे वो सोल्जनित्सिन वाला किस्सा याद आ रहा है, सोवियत यूनियन का, कि लोग खौफ के मारे तालियां बजाना बंद नहीं करते थे कि कहीं उन पर शक न किया जाए। बिल्कुल यही नुक्ता है। निगरानी खौफ पैदा करके लोगों के रवैये बदल सकती है। इसी तरह सोशल मीडिया, जहां लाइक्स और वायरल होने की दौड़ लगी हुई है, वहां सच्चाई के बजाय वो चीज़ें ज़्यादा फैलती हैं जो तवज्जो खींचे, चाहे वो गुस्सा दिलाने वाली हों या इंतहा पसंदाना। और यहीं से AI का एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने आता है जिसे अलाइनमेंट प्रॉब्लम कहते हैं। अलाइनमेंट प्रॉब्लम, ये क्या चीज़ है, ज़रा आसान लफ्ज़ों में बताएंगी? यानी ये कैसे यकीनी बनाया जाए कि AI के जो मकासद हैं वो इंसानी भलाई और हमारी अक़दार से हम आहंग हों। आप सोचें, अगर आप एक बहुत ताकतवर AI को एक बिल्कुल सादा सा काम दे दें, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा पेपर क्लिप्स बनाओ,
اگر وہ AI صرف اسی ایک مقصد کے پیچھے پاگلوں کی طرح لگ جائے تو وہ دنیا کے سارے وسائل شاید اسی کام میں جھونک دے، بغیر کسی برے ارادے کے بھی وہ تباہی پھیلا سکتا ہے۔ یہ ایک مشہور خیالی مثال ہے جو اس خطرے کو واضح کرتی ہے۔ اس کے علاوہ AI چونکہ انسانوں کے دیے ہوئے ڈیٹا سے سیکھتا ہے تو وہ ہمارے معاشرے میں جو تعصبات ہیں نا، نسل پرستی، جنس پرستی، وہ بھی سیکھ سکتا ہے اور انہیں مزید بڑھا سکتا ہے۔ اوف، تو اس سب کا سیاست پر کیا اثر پڑتا ہے پھر؟ حراری جمہوریت جو کہ ایک طرح کا پھیلا ہوا خود کو درست کرنے والا نظام ہے، اس کا موازنہ آمریت سے کرتے ہیں۔ آمریت تو مرکزی کنٹرول پر یقین رکھتی ہے اور سمجھتی ہے کہ وہ غلطی نہیں کر سکتی۔ اور خطرہ یہی ہے کہ AI آمریتوں کو اور زیادہ طاقتور بنا سکتا ہے۔ دیکھیں، آمریت کی ایک تاریخی کمزوری یہ رہی ہے کہ اتنی زیادہ معلومات کو مؤثر طریقے سے پروسیس کرنا ان کے لیے مشکل تھا۔ AI یہ مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ اس سے ایک سلیکن کرٹن بننے کا خطرہ ہے، مطلب دنیا ٹیکنالوجی اور AI کے استعمال کے لحاظ سے مختلف بلاکس میں تقسیم ہو جائے، اور یہ چیز عالمی مسائل جیسے ماحولیاتی تبدیلی ہے، ان پر مل کر کام کرنے میں بہت بڑی رکاوٹ بن سکتی ہے۔ اسے کچھ لوگ ڈیٹا کولونیلزم بھی کہہ رہے ہیں، یعنی چند طاقتور مراکز باقی دنیا کا ڈیٹا کنٹرول کریں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ حراری معلومات کی طاقت، کہانیوں اور دستاویزات کا کردار، ٹیکنالوجی کے فائدے اور نقصانات، اور پھر AI سے پیدا ہونے والی جو گہری سیاسی تبدیلیاں ہیں، ان سب کا ایک بہت بڑا کینوس پیش کرتے ہیں۔ کتاب کا ایک اہم پیغام مجھے یہ لگا کہ دنیا کی سب سے طاقتور قوت انسانی رابطہ ہے۔ بالکل، لیکن سب سے اہم بات میرے خیال میں یہ ہے کہ مستقبل پہلے سے لکھا ہوا نہیں ہے۔ حراری اس بات پر بہت زور دیتی ہیں کہ انتخاب اب بھی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ان نئی ٹیکنالوجیز کو کیسے استعمال کرنا ہے اور اپنی حقیقت کو، اپنے مستقبل کو کیسے تشکیل دینا ہے۔ تو آخر میں ایک سوچ کے ساتھ چھوڑے گاتے ہیں سب کو۔ جیسے جیسے AI زبان پر مہارت حاصل کر رہا ہے، اور زبانی وہ چیز ہے جس سے انسان کہانیاں بناتے ہیں، ثقافت تخلیق کرتے ہیں، رشتے جوڑتے ہیں، تو مستقبل میں ہماری اجتماعی کہانی کون لکھے گا؟ ہم انسان، یا پھر وہ الگوریدم جو ہم نے خود بنائے ہیں؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔